खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश रहती है कि प्रोग्राम सलाम जेके में आपको खबर तह तक बताए। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपके सामने रखे, बल्कि खबर आलमी दुनिया की भी रखे और मुल्क की सियासत पर भी हमारी नज़र रहती है। और न सिर्फ तज्जिया तबसरा इस प्रोग्राम में होता है, बल्कि इस प्रोग्राम में आपकी आरा और आपकी बात को भी शामिल प्रोग्राम किया जाता है। हर दिन की तरह आज भी 9:45 के फ़ौरन बाद हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे और वो कॉल होगी बराह रास्त हुकूमत के ऐवानों के लिए, क्योंकि आप अपने मसाइल मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और उसी गुफ्तगू को देखते हुए हम ये उम्मीद करेंगे कि मसाइल और मामलात का हल भी कहीं ना कहीं निकल सके। तय फॉर्मेट होता है प्रोग्राम का, और उस प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर सबसे पहले चलते हैं और आपको बताते हैं कि तवारीख के पन्नों को खंगालने के बाद आज क्या कुछ आसिफ रशीद की नज़र के सामने आ चुका है, वो थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, जहां पर हर जुबान में खबर पढ़ने और देखने को आपको मिल रहा है। फिलहाल फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद खबरों का पिटारा खुलता है, एक के बाद एक अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करें। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज आप सब जानते हैं फरवरी का यानी साल 2025 का दूसरा महीना चल रहा है और ये जो चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रहते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में, ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आपके सामने घटनाएं या वाक़यात जो माजी में हुए होते हैं वो आपके सामने तरजीह बुनियादों पर रखते हैं। आज 15वीं फरवरी की तारीख है। 1961 में बेल्जियम में आज ही के दिन बोइंग 707 तैयारा हादसे का शिकार हुआ। 73 लोगों की जान इस अफसोसनाक वाक़े में गई। इसके 6 बरस बाद 1967 में मुल्क में चौथी लोकसभा के लिए आम इंतखाबात कराए गए। साल 1989 दिन आज का यूएसएसआर या जिसको आप सोवियत यूनियन कहते हैं उसने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को हटाने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। रूसी फौज ने 15 फरवरी 1563 को लिथानिया के शहर पुलोस्तक पर कब्जा आज ही के दिन किया। 1764 में अमेरिका में सेंट लुइस शहर का क़याम बाज़ाब्ता आज के दिन हुआ। 1869 में मशहूर उर्दू शायर और मुसन्निफ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आज के दिन इंतकाल कर गए। बिलखुसूस अदबी हलकों से वाबस्ता शख्सियात आज के दिन प्रोग्राम का इनेकाद करके उनको खराज तहसीन पेश करेंगे और अदब से वाबस्ता दुनिया उनको याद कर रही है। आज ही का दिन था, 15वीं तारीख थी फरवरी की। 1889 में जर्मनी की पार्लियामेंट ने फ्रांस पर हमले का ऐलान किया, सरकारी मंजूरी मिली। 1926 में अमेरिका में आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट एयरमेल जो सर्विस थी उसकी शुरुआत हुई। 1989 इसराइल ने मिस्र की सरहद के नजदीक आज के दिन ताबा पट्टी पर हमला किया, नुकसान जानी काफी ज्यादा हुआ। 1989 में रूस ने अफगानिस्तान से अफवाज के मुकम्मल इनखला का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आज के दिन किया था और इसके बाद वो जो अमेरिकन फोर्सेस का दाखिले का सिलसिला था बिलखुसूस सेंट्रल एशिया के अंदर और अफगानिस्तान से शुरुआत हुई थी वो आज के दिन हुआ। 2012 दिन आज का वस्ती अमरीकी मुल्क होंडुरास में वाक़े कुमाइगा जेल में आग लगने से 358 लोगों की मौत हुई। 250 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कैदी थे, सजा काट रहे थे लेकिन झुलस गए 2012 के इस वाक़े में। और 1950 में आज के दिन 75 बरस कबल सोवियत यूनियन और चीन के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात, बड़े इंसिडेंट्स आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। इसके बाद दीगर मौज़ूआत या खबरों की तरफ चलेंगे, एक एक करके खबरें, तज्ज़िया और तबसरा होगा। तो शुरुआत बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले ज़रा आपको मशरिक़ वस्ता की तरफ लिए चलते हैं और उसके बाद एक एक करके अमेरिका और यूरोप से भी खबरें। लेकिन सबसे पहले उन लोगों की बात जिन पर इलीगल इमिग्रेंट्स का एक टैग लगा है। मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका से वापसी हो रही है सदर ट्रंप की इंतजामिया संभालने के बाद, और हिंदुस्तान भी आज दूसरी फ्लाइट कुछ देर बाद अमृतसर पहुंच जाएगी। इशफाक बिल्कुल, जरा खबर का आगाज इसी से करते हैं जहां पर अमेरिका का दौरा वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी हुई है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म के दौरे के अख्तिताम के साथ ही एक और काफिला अमेरिका से भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा और आज शाम 10 बजे अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और काफिला पहुंचेगा। 119 वो लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स, भारतीय शहरी थे और गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर उन्होंने दाखिला किया था। और याद रखिएगा कि आज ये दूसरा काफिला होगा, शाम 10 बजे अमृतसर के एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे और ये दूसरा काफिला डिपोर्ट किया गया है। 119 ये जो आज भारतीय वापस भेजे जा चुके हैं वहां से ये अमृतसर में रात 10 बजे
लैंड करेंगे 15 तारीख को, और उसके साथ साथ फिर 119 में जब आप देखेंगे तो उनमें 60 के आसपास जो है वो पंजाब से है, 30 से ज़्यादा लोग जो है वो हरियाणा से है, 8 गुजरात से है और 3 उत्तर प्रदेश से है, 2 गोवा और महाराष्ट्र से है, 2 राजस्थान से भी है, हिमाचल प्रदेश से है और 1 जम्मू कश्मीर से भी है, जिन्हें आज वहां से डिपोर्ट किया गया है। 119 लोगों की फहरिस्त जारी कर दी गई थी कल व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से। ये जो 119 लोग इस वक्त हवा में हैं और शाम 10 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो पहुंचेंगे अमृतसर के अंदर। तो ये एयरक्राफ्ट जो यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 है ग्लोब मास्टर 3, उसका शेड्यूल्ड लैंड अमृतसर एयरपोर्ट पर होगा और आज भी है और कल भी एक और इसी तरीके से काफिला वहां से आएगा। जिस बीच सियासत अब पूरे मुल्क के अंदर इस पर जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से तेज की जा रही है, वहीं पर भगवंत मान जो पंजाब के वजीर आला है, उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जानबूझकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और पंजाब को बदनाम करने की कोशिशें हैं। ताहम आज के 119 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब से वो लोग 119 की फहरिस्त है जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर आए थे, काम करने के लिए आए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद सबसे बड़ा क्रैकडाउन उन्हीं लोगों पर किया गया और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। और उन्होंने साफ सभी मुल्कों से कहा है कि आप अपने जहाज ना भेजें, बल्कि हम अपने जहाजों के में उनको बिठाकर वापस भेजेंगे। पहला जब काफिला आया था तो इंतहाई संगीन इंसानी हुकूक की पामालियां देखी गई थी, जंजीरों से बंद उन लोगों को रखा गया था, इवन की वॉशरूम जाने की फैसिलिटियां नहीं थी, जिसको लेकर दफ्तर खारजा ने भी बाद में आवाज उठाई थी। लेकिन देखना होगा कि आज शाम को 10 बजे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर ये जो जहाज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 3 आएगा तो उसके बाद लोगों की रिएक्शंस क्या कुछ होगी। और ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर के भी एक शख्स को डिपोर्ट किया जाएगा। देखना होगा कि नाम क्या होगा, थोड़ी देर में वो क्लियरेंस आएगी तो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। तो 119 की फहरिस्त है जिन्हें आज शाम को रिसीव किया जाएगा, इलीगली जो गए थे अमेरिका और वो वापस आ रहे हैं। ये तो थी बात जनाब उस जहाज की जिस पर सियासत हो रही है और सबकी नजरें हैं। लेकिन जरा एक और अहम इजलास की भी बात करते हैं। और इतलात और खबरों के मुताबिक कल इंतहाई अहम तरीन इजलास, परसों एक इंतहाई अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और वजीर आजम साहब की रिहाइश गाह पर यह इजलास होगा। और इजलास इसलिए बुलाया गया है कि मुल्क के अंदर नए CEC का इंतखाब करना है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन बराए हिंद कौन होंगे, यानी CEC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होगा। इस ज़िमन में जो है इजलास तलब किया गया है और वजीर आज़म दफ्तर से जो इतला मिली है कि परसों शाम को ये अहम तरीन इजलास वजीर आज़म की रिहाइश गाह नई दिल्ली के अंदर ही होगा। वजीर आज़म इस सिलेक्शन पैनल की सरबराही करेंगे और यहीं पर एक नए नाम का ऐलान किया जाएगा जो सदर हिंद की मंजूरी के लिए बाद में भेजा जाएगा। और ये इजलास जो है ये इसलिए भी बड़ा अहम है क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी मुद्दत 18 फरवरी को मुकम्मल हो रही है। इंटरीम अरेंजमेंट्स नहीं किए जाएंगे, नए चेहरे को CEC बनाया जाएगा। और इस ज़िमन में परसों मंडे शाम को अहम तरीन इजलास जो है वो वजीर आज़म के दफ्तर पर तलब किया, वजीर आज़म के रिहाइश गाह पर तलब किया गया है। इस इजलास के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी को भी दावतनामा चला गया है। वजीर दाखिला अमित शाह इस इजलास का हिस्सा होंगे और ये फैसला किया जाएगा कि जो नाम सामने आए हैं कि उनमें से किस नाम पर मोहर लगेगी। राजीव कुमार के पास, राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार साहब सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उसका टेन्योर 26 जनवरी सन 2029 को इख्ताम पजीर हो रहा है। सुखबीर सिंह संधू एक और इलेक्शन कमिश्नर है। देखना होगा कि इंटरीम अरेंजमेंट में किसी को आगे लाया जाएगा या कि नया चेहरा होगा। लेकिन ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी वजीर आज़म के दफ्तर में मौजूद वजीर आज़म की रिहाइश गाह पर जाएंगे, वहां पर इजलास होगा क्योंकि नए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनना है। और हाई पावर पैनल की मीटिंग परसों शाम 7:30 बजे वजीर आज़म के दफ्तर पर, वजीर आज़म के घर पर बुलाई गई है नई दिल्ली के अंदर, जहां पर वजीर दाखिला और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मौजूद हो सकते हैं।
तो ये बड़ी बात है कि मुल्क में अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इसका माफ कीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इसका फैसला होगा। और चूंकि आप सब जानते हैं सिलेक्शन पैनल में न सिर्फ वज़ीर आज़म मुल्क के बल्कि साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन, और यही वजह है कि अब राहुल गांधी की भी सहमति ज़रूरी है। उनकी तरफ से भी जब हामी भरी जाएगी यानी इत्तेफाक राय कायम होगी और उसके बाद नया नाम सामने आएगा और राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद बहुत जल्द आप नए सीईसी की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात दारुल हुकूमत दिल्ली के बाद जरा उत्तर प्रदेश के संभल की भी कर लेते हैं, जहां पर आप जानते हैं संभल के अंदर, उस इलाके के अंदर जहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ था और तशद्दुद के बाद काफी और पुरतनाव सूरत हाल के बाद पुरतशद्दुद सूरत हाल के बाद पुलिस अथॉरिटीज मुसलसल तहकीकात में लगी हैं। और संभल में जहां आप सब जानते हैं जामे मस्जिद के आसपास एक सर्वे का मामला, और सर्वे की शुरुआत में ही हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बिलखुसूस संभल में हालात खराब हुए थे और पुलिस की गोली चलने से 5 लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद से मुसलसल इस हिस्से पर इसलिए भी नजर है क्योंकि शाही जामा मस्जिद संभल में तशद्दुद के बाद तहकीकाती अमल आगे बढ़ रहा है। ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि अब जामा मस्जिद संभल की दीवारों पर ऐसे मुश्तबा अफराद के पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाल कर अलग अलग जगहों से देखी गई है, जिसमें पाया गया है कि जिन लोगों ने तशद्दुद को हवा दी या इस इलाके के अंदर आगजनी के वाकयात जब अंजाम पाए तो उसमें बराह रास्त पुलिस या सिविल इंतजामिया की तहकीकात के मुताबिक कई लोगों के नाम और तस्वीरें सामने आई। ऐसे में पुलिस ने 74 लोगों के पोस्टर्स लगाए हैं जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। मकामी अथॉरिटीज बिलखुसूस मुतलका कमेटी से फौरी तौर पर ऐसे तमाम अनासिर की जो कैमरे के जरिए तस्वीर जारी की गई और उसके बाद तलाश नाम से ये जो पोस्टर्स दीवार पर चिपका किए गए हैं, इन पोस्टर्स में जिन जिन लोगों की शनाख्त हो, जिस को पहचाना जा सके, लोगों से ताउन की अपील की गई है। आप सब जानते हैं 50 से ज्यादा या यूं कह लीजिए दर्जनों अफराद जो ऑलरेडी इसमें जख्मी भी हुए थे इस तशद्दुद ज़दा इलाके के अंदर, और 5 लोगों की मौत के बाद काफ़ी हंगामा पूरे मुल्क के अंदर, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई थी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा ना हो, सख्त सिक्योरिटी के बीच नमाज जुमा की अदायगी हुई। लेकिन संभल वायलेंस के बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तहकीकाती अमल और तेज़ कर दिया है और इतलात ये भी है कि नवंबर 24 के बाद जो गिरफ्तारियां जिन लोगों से पूछताछ हुई है, 150 से ज्यादा लोग हिरासत में लेकर जिनसे पूछताछ अब तक हुई है, लेकिन मजीद लोगों की तलाश है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद ये 74 तस्वीर जारी करके पोस्टर्स जामे मस्जिद की दीवार और मुलक्का इलाकों में इस वक्त तलाश नाम से उत्तर प्रदेश के ज़राए के मुताबिक ये सिर्फ जामा मस्जिद संभल के आसपास नहीं लगाए गए हैं बल्कि आसपास के कई मसाजिदों की दीवारों पर ये लगाई गई हैं। और अब पुलिस ने रात देर गए से बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर और संभल के आसपास के इलाकों के अंदर क्रैकडाउन भी शुरू किया और इन लोगों को ढूंढने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात एक और अहम बड़ी खबर की करते हैं और बात जरा मशरिकी वस्ता की भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मंसूबा सामने तो रख दिया, कहा कि फिलिस्तीन को खरीदेंगे। बाद में थोड़ा सा हल्का सा बयान उसमें बदला, कहा कि फिलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर गजा को, फिलिस्तीन को हम अपने ज़ेर मातहत इलाका बनाएंगे। फिर अरब दुनिया के साथ मिलकर काम करने की भी बात आई और खबर यहां तक आ रही है कि रवां साल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं, जहां पर एक अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन इस बीच ट्रंप के गजा प्लान पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। अमेरिका के अंदर यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले 390 मजहबी पेशवाओं और समाजी रहनुमाओं ने इसराइल के अंदर जारी कार्रवाई की, जहां सख्त इसराइल की तरफ से जारी कार्रवाई की जहां सख्त मजम्मत की है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को भी नकारा है जिसमें यह कहा गया कि मुकम्मल तौर पर सफाया किया जाए और एक मखसूस मजहब को वहां पर रखा जाए। इसको लेकर तकरीबन 390 मजहबी पेशवाओं ने अमेरिका के मुख्तलिफ बड़े अखबारों के अंदर पोस्टर चस्पा करवाए हैं। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिनकी जानिब से बाज़ाब्ता ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो ट्रंप का गजा मंसूबा है, गजा पर कब्जे की जो बार बार उन्होंने बात की और कई तरह के बयानात दिए और कहा कि इसमें मुख्तलिफ मालिक की जानिब से मदद हासिल की जाएगी। 350 से ज़्यादा लोग, जिनमें सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, मजहबी, समाजी और सियासी रहनुमा हैं, 390 के आसपास या 400 के आसपास इनकी तादाद बनती है, जिनने ये इश्तहारात अलग अलग मकामात पर न सिर्फ चस्पा किए बल्कि यहाँ तक कह दिया
कि अच्छा, अगर किसी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जब आप अमेरिका के बड़े अखबार देखेंगे जो दुनिया भर में देखे जाते हैं, उनमें ये तो ऐड सफ़े अव्वल पर ये ऐड छपा हुआ है जिनमें उन्होंने अपने नाम और दस्तखत के साथ ये कहा है कि उन्हें ये मंसूबा किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हो रही है विद इन द अमेरिका भी, और डोनाल्ड ट्रंप इसको कैसे आगे ले चलेंगे, उनको इनकी आवाज़ को कैसे साइडलाइन किया जाएगा, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिलहाल मुश्किलें अपने घर में ही बढ़ रही है। 350 से ज़्यादा यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने 390 से ज़्यादा यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी रहनुमाओं ने इसराइल की मजम्मत की है इश्तिहार में, और साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके का मंसूबा तैयार किया गया है ये इंसानी हकूक़ की पामालिया है और कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। ये इश्तिहारात जनाब दुनिया भर के बड़े अखबारों के अंदर और स्पेशली अमेरिका के बड़े अखबारों में आज सफ़े अव्वल पर आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं जी आगे, ज़रा बात एक और अहम और बड़े इंकिशाफ की करते हैं। जब अमरीकी अखबारों की बात चली है तो अमरीकी अखबार का एक और दावा भी सामने आया है, और अमरीकी अखबार के दावा आने के बाद मशरिकी वस्ता नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त तशवीश की लहर पाई जा रही है। और खुफिया इदारों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान पर रवा साल के दौरान हमला हो सकता है, मजहबी पेशवाओं को निशाना बनाया जा सकता है और जौहरी प्रोग्राम को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने की इतलात और खबर आ रही है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो अमरीकी अखबार के कई एडिटोरियल्स और कई खबरों के अंदर किया गया है। अमरीका में छपने वाले कई अखबारों ने इस बात का दावा किया कि इजराइल ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। इजरायली हमला रवा साल के दौरान हो सकता है, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। और खित्ते में इससे मजीद कशीदगी में इजाफा होगा, ईरान खामोश नहीं बैठ सकता है, इस पर भी बात हुई है। और जहां एक तरफ से अमरीकी अखबार ने यह दावा पेश किया है, वहीं दूसरी तरफ से अमरीकी वजारत खारजा, वजारत दिफा और दीगर जो अफराद हैं उनकी तरफ से मुसलसल इस पर खामोशी इख्तियार की गई है। जहां अमरीका की खामोशी है वहीं पर ईरान के नौमुंतखबा सदर और ईरानी हुकूमत का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से इजराइल वहमो गुमान में भी सोच रहा है तो इसके संगीन नताइज के लिए वो तैयार भी रहे। इससे कबल भी कई मरतबा इस तरीके की नाकाम कोशिशें की गई है, लेकिन कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है, उनका माकूल और मुनासिब वक्त पर जवाब भी देती है। तो इस तरीके का ख्याल वो छोड़ दें। लेकिन अगर अमरीकी अखबार की इस रिपोर्ट को सही माना जाए कि जौहरी तंसीबात को रवा साल के दौरान निशाना बनाया जाएगा, बड़े मजहबी पेशवाओं को निशाना बनाया जाएगा, तो इजराइल और जो ईरान है इनके बीच पहले ही तनाव बहुत ज़्यादा है, ये तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। ये सूरत हाल की अक्कासी हुई है। अगरचे दफ्तर खारजा की तरफ से ईरान की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम इस पर नहीं है, ताहम मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं ने ईरान के अंदर इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि सऊदी ताकतें जो भी चाहें वो कर ले, लेकिन ईरान हर मुमकिन मदद उन लोगों की करता रहेगा जो मजलूम है और फ़लस्तीन के हक में वो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेगा। चलिए, जब अमेरिका के ताल्लुक से बात हो रही है तो यहाँ पर ज़रा उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बिलखुसूस अमेरिका की तरफ देख रहे थे कि शायद वहाँ पर नौकरी मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, लेकिन एक शदीद किस्म का झटका उन लोगों को अमेरिका की जानिब से दिया गया है। और एक और बड़ा फैसला हुआ है जिसमें हज़ारों लोगों का रोज़गार या उनकी ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं। अमेरिका में नौकरियों का वो जो बहरान है उसकी तरफ मज़ीद आप देख सकते हैं कि जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं उससे अमेरिका इस वक्त बढ़ रहा है। और ताज़ा फैसले के मुताबिक तकरीबन 10,000 वर्कर्स को बरतरफ कर दिया गया है, उनकी छुट्टियाँ कर दी गई हैं, मुलाजमतें ख़त्म कर दी गई हैं। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का एक ऑफ़र वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ एलॉन मस्क और सदर ट्रंप की जानिब से अमरीकी एजेंसियों पर दबाव बनाया गया और अमरीकी ब्यूरोक्रेसी को इतलात के मुताबिक बगैर बताए हुए 9500 से ज़्यादा वर्कर्स को बरतरफ कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो कटौती हुई है वो दाखिला और ज़राअत जैसे महकमों में हुई है। और नाक़दीन ये भी मानते हैं कि कटौतियाँ नज़रियाती तौर पर होती हैं, लागत की इस तरीके से बचत नहीं की जा सकती, बजट इस तरीके से कम नहीं किया जा सकता। महकमा तवानाई में तकरीबन 1200 से 2000 वर्कर्स को फारिग कर दिया गया है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 325 लोग इसमें शामिल हैं, 10,000 जो छुट्टियां हुई हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर एलॉन मस्क की तरफ से अमरीकी ब्यूरोक्रेसी को कहा गया कि उसमें भी कमी करने की जा रही है। यहाँ तक कि ब्यूरोक्रेट्स को भी निशाना इस वक्त बनाया जा रहा है और
9500 से 10,000 के दरमियान वर्कर्स की छुट्टी सिर्फ 24 घंटों के दौरान की गई है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर साबिक फौजियों की देखभाल तक बहुत सारे लोग, जो कई वर्कर्स जो कामकाज संभालते थे, उनकी छुट्टियां कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट, तवानाई, वेटरन अफेयर्स, ज़राअत, ऐसे कारकुनान जो अलग अलग जगहों पर मुलाजमत कर रहे थे, इन तमाम लोगों को निकाल दिया गया है। पहले एक साल में प्रोबेशनरी मुलाजमीन को सबसे पहले टारगेट पर रखा गया है, जिनकी छुट्टियां की जाएंगी, और मुलाजमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात जो क्वालिफाइड या जो हाईली एजुकेटेड यूथ में है उसको कम किया जाए। इसके पीछे ये भी वजह बताई जा रही है। कुछ एजेंसियां जिनको ये तक कहा गया है कि वो 10,000 का फिगर लेकर चलें, एक साल के अंदर कम से कम उनको 3 मरतबा इस तरह का फैसला लेना है। यानी एक एजेंसी पर दबाव यह है कि वो साल के 30,000 मुलाजमीन को कम करेगी और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मजीद यहां पर मौका मिले। प्राइवेट प्रैक्टिस जो चल रही थी, जो एक सिलसिला चल रहा था अलग अलग जगहों पर, उन तमाम लोगों की नौकरियां खत्म हुई है। 15 अप्रैल बाज़ाब्ता तौर पर डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। 75,000 के आसपास लोगों की छुट्टियां मजीद की जा सकती हैं, जिनके रिकॉर्ड्स या जो इस वक्त कागजात वगैरह वो चेक किए जा रहे हैं। और 2.3 मिलियन अफराद जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकरीबन 3% हिस्सा हैं, पूरी मुलाजमत करने वाले लोग जो हैं, नियर अबाउट 3% नौकरियां इसी साल पहले एक साल के दौरान खत्म हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं कि नौकरियों के बहरान के बीच एक और झटका 10,000 लोगों को दिया गया है। एलॉन मस्क, कहा जाता है कि उनकी तरफ से ये सारे पेपर्स तैयार किए गए, सदर ट्रंप को दिए गए, और मजीद अप्रैल 15 तक 75,000 लोगों की नौकरियां अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से खत्म की जा सकती हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात मशरिकी वस्ता की, अमेरिका की, इजराइल की और भारत के अंदर क्या कुछ सियासत चल रही है। यहाँ पर वक्त हो गया है जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो जम्मू कश्मीर के खबरों का पिटारा खोलेंगे। आपको बताएंगे कि मौसम मेहरबान नहीं हुआ। जब मौसम मेहरबान नहीं हुआ तो सूरत हाल कहाँ पर क्या आज के दिन में, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बताएंगे तो आपको मौसमियाती तब्दीली के 2 अहम खबरें बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, जहाँ एक जगह पर जमीन धंस रही है और दूसरी जगह पर ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला तेजी के साथ हुआ है, जिसके बाद खतरा लाहक हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। किस खित्ते के अंदर, किस इलाके को खतरा है, बताएंगे, डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। और फिर आपको यह भी बताएंगे कि उमर ने पेटी कस ली है, क्या करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। जरा बात मौसम के मिजाज के बदलते तेवर की करते हैं। सरमा आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर हो रहा है और इख्तितामी दौर के अंदर भी न बारिशें और ना ही बर्फबारी दिखी। हल्की सी बर्फबारी जरूर आपने देखी और बहुत सारे लोग इस पर खुश भी है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि जनाब सूरत हाल इंतहाई तब्दील हो गई है और बारिशें न होना एक बड़ा संगीन मसला बन रहा है। बर्फबारी जम के न होना एक बड़ा मसला बन रहा है और डेफिसिट इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया गया है तमाम 20 अजला के अंदर। तमाम जिले के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वहाँ पर रेनफॉल डेफिसिट बड़े पैमाने पर देखने को मिला है और कुल मिलाकर जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 80% के आसपास 80% के आसपास आपको रेनफॉल डेफिसिट मिलेगा जो गुज़श्ता साल से लेकर अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू सूबे में जम्मू जिले की जब आप बात करेंगे तो 94% 94% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल। व्हाट इट मीन एंड मैटर ये आप समझ चुके होंगे कि जब 94% कमी होगी तो सूरत हाल क्या कुछ होगी। श्रीनगर बेहतर नहीं है, हल्की सी बारिशें बर्फबारी आपने जरूर देखी होगी, लेकिन तब भी 82% डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है। और मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये बताती है कि 18 फरवरी तक आप कोई उम्मीद ना रखें। अगर कोई उम्मीद बनती है तो वो 19 फरवरी के बाद वो भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का, शहर के अंदर नहीं बालाई इलाकों के अंदर थोड़ा सा। जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 80% इस वक्त डेफिसिट हुआ है। जो ये डेफिसिट की बात हो रही है, हमारे पास तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड होती थी जो बहुत कम हुई है आपकी बार। और डाटा ये बता रहा है कि जम्मू श्रीनगर भी परेशान है। सांबा जिले में 92% डेफिसिट हुआ है। तो अब खेत खलियानों के अंदर इस बार पानी आएगा कहाँ से, बड़ा सवाल है। उसके बाद डोडा बडगाम अनंतनाग के अंदर जब आप देखेंगे तो 80 से 90% का डेफिसिट आपको दिखेगा। शोपियान रियासी सांबा की सूरत हाल इसी तरीके की बनी है। रजौरी कश्तवाड़ गांधरबल के अंदर भी 60% से ज़्यादा डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज आप देख रहे होंगे कि धूप है तो खुश आप जरूर हैं कि बारिशें इस बार नहीं हुई, उतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं पड़ी। तो चलिए मौसम हमारा ये सीज़न निकल गया, लेकिन इसके असरात अब आपने आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके की कमी हुई है इससे कबल वक्त आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर ब्लूम हो रहा है। जो बामन निकलना शुरू हो गया था, जो फूल निकलने शुरू अभी 2 महीने बाद आने थे वो आना शुरू हो गए, जिससे महकमे के अंदर भी एक खलबली जैसी मची हुई। और उनका मानना है कि अब की बार अगर अल्लाह मेहरबान न हुआ, ऊपर वाले ने मेहरबानियां नहीं की, तो हॉर्टिकल्चर को बड़ा झटका, एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पर, और फिर उसके साथ साथ हमारी ओवरऑल जो पीने का पानी और दीगर चीज़ें हैं शायद उसमें भी किल्लत आएगी अगर सही तरीके से अभी भी बारिशें नहीं हो पाती हैं। ये तो थी जनाब मौसम के मिजाज की बात, लेकिन अलार्म बेल हम नहीं, मरकजी महकमे मौसमियात, रियासती महकमे मौसमियात और माहिरीन की तरफ से बजा दिया गया है। एक तरफ से ये बात है, और दूसरी तरफ से खबर और इत्तला ये है कि सयाहती मकामात पर ज़मीन धंस रही है और सूबा जम्मू के अंदर मुख्तलिफ सयाहती मकामात हैं। उनमें एक अच्छा और खूबसूरत मकाम सुरानसर का भी है, जहां पर इतलात और ख़बर यह है कि ज़मीन धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये ज़मीन धंसने का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो खौफ दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। कई स्ट्रक्चर जो वहां पर रोड साइड पर है उनको या तो खतरा पहुंचने के करीब है वो, या खतरा कुछ पे और आ चुका है, कुछ को हल्की सी दरारें भी हुई हैं। अगरचे हुकूमती इदारों की तरफ से एक उत्तराखंड की एक कंपनी को ये काम सौंपा गया कि जनाब एक सर्वे करें, बताएं हमें कि क्या कुछ हुआ है। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अथॉरिटी है, उनका ये मानना है कि 1 महीने के अंदर अंदर शायद ये कंपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो दे सके। सुरानसर झील है सांबा के अंदर, जम्मू से भी वो बड़ा पास पड़ता है, सांबा का है ये,
और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुरानसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हाँ, जमीन धंसने की वारदातें सामने आ रही है। थहरी डाम कॉरपोरेशन जो है उन्हें ये काम सौंपा गया है, उन्होंने 4-5 बार आके वहां पर मुआयना भी किया है, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आएगी जिसके बाद कोई बड़ा फैसला इस पर लिया जा सकता है। टूरिस्ट स्पॉट है, सुर्खियों में है, जमीन धंसने का मामला है। अपने सीधे नुमाइंदे ऋषि के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, अपडेट करें कि क्या कुछ ताजा तरीन खबर है, क्या कुछ रेजिडेंशियल या कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचने की कोई खबर है, और ये जो बताया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट आएगी, इतना डिले क्यों हो रहा है रिपोर्ट आने में? अगरचे 5-8 जो मीटिंग्स ऑलरेडी वहां पर हो चुकी है, टीम वहां पर गई है उत्तराखंड की जिन्हें यह काम सौंपा गया कि आप देखिए जरा आखिर ये जमीन धंसने का मामला क्यों सामने आया है। देखिए गौर साहब, आपको बता दें कि जम्मू खित्ते का ये सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, जिसके साथ लगता है कि मानसर का हमारा बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है, और ये भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिछले 5 से 6 सालों से ये इलाका, ये टूरिस्ट स्पॉट चर्चाओं में है, क्योंकि ये जो जमीन धंसने का सिलसिला है यहाँ पर, ये पिछले 5 से 6 सालों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स नहीं किया गया है। जबकि यहाँ के लोकल्स की बात करें, यहाँ पर काम करने वाले जो बिजनेसमैन है, उनसे भी जब हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से जमीन लगातार धंस रही है, दुकानों के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं, पूरा जो झील के आसपास का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं धंसता नजर आ रहा है। और यहाँ पर जब ये कंसर्न अथॉरिटीज तक बात पहुंचाई गई, यानी जो सुरनसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उन्होंने शुरुआती दौर में इसका संज्ञान लेना शुरू किया, जिसमें एक कंपनी है उत्तराखंड की थेरी डैम करके, उन्होंने इसका सर्वे शुरू किया। और अभी ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी वो टेक्निकल जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी और डीपीआर जो वो तैयार कर ली जाएगी और इसके ऊपर जल्द काम किया जाएगा। राइट ऋषि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे कि ये कोई ताजा कोई मामला नहीं है कि आज हुआ हो, ये पुराना मामला है और हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ऑलरेडी है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद आनन फानन में डिजास्टर मैनेजमेंट और 10 तरह की टीमों को हम लगाएं वहां पर? जो सूरत हाल रामबन में हुई कि हजारों लाखों लोगों का रोजगार वहां पर तबाह हुआ, मकानात धसे और फिर एग्रीकल्चर लैंड वहां तबाह हुई, और अब सरकार को वहां रिहेबिलिटेट करने की तरह तरह की कोशिशें करनी पड़ रही है। तो यहां अगर पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा था तो यह सुस्त रफ्तारी क्यों नहीं एक फर्म स्टैंड लिया जाता है कि कितना एरिया खोलना है, कितना बंद रखना है, कहां पर क्या कुछ करना है? देखिए बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा टूरिस्ट स्पॉट है सुरनसर का, इसे इग्नोर किया गया। ये सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ। 5 से 6 सालों से यहाँ पर लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई है। यहाँ के दुकानदार अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं वो 5 से 6 बजे जब शाम होना शुरू हो जाती है, टूरिस्ट यहाँ से निकल जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो 500 मीटर का जो 50 मीटर का दायरा है पूरा लेक के आसपास का, यहाँ पर ये दुकानें मैक्सिमम है और यहीं पर नुकसान जो है वो हो रहा है। यहाँ के लोग, मैंने जैसे कहा कि कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और ये भी लोगों का कहना है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। और जब कंसर्न अथॉरिटीज को लेकर जब हम बात करते हैं, उनके संज्ञान में जब ये चीजें लाई गई तो उन्होंने ये भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा कि एक बाहर की कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है थेरी डैम करके, उन्होंने अपना सर्वे शुरू किया। उनकी तरफ से भी ये अपील की गई है कि जब तक फंड्स को रिलीज नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाएगा। इसी के चलते जब इसके ऊपर काम किया तो लोगों ने ना सिर्फ ये जमीन धंसने के मामले को उजागर किया, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर सैनिटेशन हो, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात हो, ये तमाम चीजें उनके सामने रखी। और यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें सुरनसर को किस तरह से इग्नोर किया गया। ये तमाम चीजें जब आप वहां ग्राउंड पर जाएंगे आपको चीजें ये दिखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा ऋषि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ बोधराज जी भी इस समय ज्वाइन किए हैं, फॉर्मर सरपंच हैं इसी इलाके के, फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बोधराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बोधराज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। ये बताइएगा, ये जो हम जिस इंसिडेंट को आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे नोटिस में भी चीजें आई हैं कि जमीन धंसने का एक ये इंसिडेंट इस इलाके के अंदर हुआ, क्या एग्जैक्टली हुआ इस एरिया के अंदर, जिसके बाद एक फर्म को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि वो सर्वे करे? कुछ पता चल सका है? क्या जानकारी है जो हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर कर सकें? देखिए सर, ये 6-7 साल से ये जमीन सिंक होने का ये चल रहा है, और एज ए सरपंच मैंने एलजी साहब मौके पे सुरनसर आए, उन्होंने भी ये देखा, और जो चीफ सेक्रेटरी JNK थे अरुण कुमार मेहता जी, वो भी विजिट करते रहे।
उसके बाद हम टाइम टू टाइम इनको रिटन में मेमोरेंडम भी दिए और टाइम टू टाइम हर एक रिपोर्ट देते रहे, लेकिन हमें 3-4 साल से बस इसका डीपीआर बन रहा है, इसका ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले अभी इन्होंने कोई बाहर की एक उत्तराखंड की टीम है, तेरी डैम करके शायद उनका नाम है, वो आके वो सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया था कि 3 महीने के अंदर हम डीपीआर बनवा के देंगे, और लगभग 3 महीने हो चुके हैं और उनकी अलग अलग टीमें आई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक मशीनें लाई थी और ड्रिलिंग करके सॉइल टेस्टिंग का उन्होंने हर मीटर के बाद सॉइल लेके वो टेस्टिंग के लिए वाटर में लेके गए थे। लेकिन हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द जब भी डीपीआर आता है और उसका फंड रिलीज करवा के, क्योंकि हमारे एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर है उधर नरसिंह टेम्पल, और वो भी धंसना शुरू हो गया है। और सराउंडिंग लेक का जितना भी एरिया है, लोगों के घर है, लोगों की जमीनें हैं, फुटपाथ है, वो सारा जमीन में धंसता जा रहा है। हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारा, और उसके आगे भी इतना बुरा हाल है, क्या बताएं। और मीडिया के माध्यम से भी बताया हमने, और उसके बाद हम भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या डीसी साहब, क्या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, टाइम टू टाइम हम मिलते रहे, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। और उसकी वजह से सारी डेवलपमेंट रुकी हुई है, लाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, और ये जम्मू में आर्टिफिशियल झीलें बना रहे हैं और ये नेचुरल है, और इस पे कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। ये जो पूरा एरिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ज्यादा नुकसान का कोई डर है, खौफ है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इस पर काम हो, इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, या फिर अभी ऑप्शंस हैं कि सरकार अगर अभी कदम उठाए, कुछ चीजें समझी जा सकती हैं, सर्वे जल्दी से कंडक्ट हो, शायद नुकसान से बचा भी जा सकता है? देखिए, जो हमारा मंदिर है उधर, वो पिछले 1.5 साल पहले वो सिंक होना शुरू हुआ। हम उसी टाइम डीसी मैम थे उस टाइम, अपनी लवासा जी, उनके पास गए और वो मौके पे आई, उन्होंने मौके पे विजिट किया। हमें उसी टाइम उन्होंने बोला कि इसका इमीडिएटली हम टेंडर लगवाते हैं, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो मंदिर बीच में चला जाएगा, उसके बाद करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत राजा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद ये करें कि इंतजामिया जरा होश के नाखून है और ज्यादा डिले इसमें ना करे, क्योंकि सूरत हाल जिस तरीके से उभर कर सामने आई है, दहशत अभी भी वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक तरफ से ये खबर है, जरा इसका एक और पहलू भी है, आपको पहाड़ी इलाके के अंदर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किश्तवाड़ के अवाम की भी नींद जो है वो नहीं आ पा रही है, सुकून की नींद वो नहीं सो पा रही है, क्योंकि वहां पर भी एक बड़े डिजास्टर का खतरा मंडला रहा है। और वहां पर भी एक्सपर्ट जो है वो अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया की तरफ से वो मुअस्सर अंदाज में जो काम करना था वो ग्राउंड जीरो पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खित्तों के अंदर दिख रहा है और जम्मू कश्मीर भी इसकी लपेट में आ गया। और यही वजह है कि 3 बड़े ग्लेशियर्स जो किश्तवाड़ इलाके के अंदर वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पिघल रहे हैं और पानी का बहाव जो है वो बन रहा है। और सैटेलाइट इमेज, जो माहिरीन का मानना है, जो सैटेलाइट इमेज पिछले 20 साल के खंगाले गए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि लेक यानी जो झील बन रही है, उस झील का जो असर है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंशन इसका बढ़ रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जनाब अब ये कंट्रोल करने के लिए ड्रेनेज को ये जो कंट्रोल ड्रेनेज होना चाहिए, ताकि कोई डिजास्टर यहाँ पर ना हो, उसके लिए कदम उठाने चाहिए। पिछले 20 साल के अदाद-ओ-शुमार को और फोटोज को और रिपोर्ट्स को जब खंगाला गया तो ग्लेशियर लेक्स जो है, जो तकरीबन 10 से 12 के आसपास है, 10 से 12 हेक्टेयर के आसपास फैले हुए हैं। और ये बताए जा रहे हैं कि तेज़ी के साथ जो है यहाँ पर आउटबर्स्ट हो सकता है, और उस आउटबर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल इन इलाकों के अंदर बन सकती है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर नंबर 390 जेके GAD की तरफ से जारी किया गया था 4 अप्रैल सन 2024 को। एक अलासती कमेटी तश्कील दे दी गई थी, जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मॉनिटरिंग कमेटी इसका नाम दिया गया था, और उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि आप करंट स्टेटस देखिए जो हमारे ग्लेशियर लेक्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें कि वो कितने में वल्नरेबल हैं और
कहां कहां पर क्या कुछ करने की जरूरत है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर जिम्मेदारों के भी सलाह मशवरा इसमें जो है वो रखा जाए। तो माना जा रहा कि कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन 20 साल के फोटो एनालिसिस को खंगालने के बाद अलार्म बेल जो है वो बजा दिया गया। अजय शाह हमारे साथ है जो मजीद इस खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे। अजय, जरा ग्लोबल वार्मिंग का मामला तो अपनी जगह पर है, लेकिन खतरा यह है कि पानी का बहाव बढ़ेगा तो किश्तवाड़ का बहुत सारा इलाका पानी पानी हो सकता है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल गौहर, देखिए ये जो हमारा ऊपरी इलाका है वहां पर बर्फ पड़ी रहती है और ग्लेशियर्स भी पिघल के आते हैं। कई जगह पर जो ग्लेशियर्स हैं सीधा नालों में आ जाते हैं, वहां से दरिया में पानी चले जाता है। लेकिन कई ऐसे जगह पर है जहां पर झील में कन्वर्ट हो जाता है वो पानी और वहीं सटकने रहता है। लेकिन जैसे अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो झीलें पहले छोटी छोटी थी, अब उनका जो दायरा है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और वो झील कभी भी टूट के दूसरे इलाकों में जा सकती है। हालांकि ये जो झील जिधर है वहां पर कोई हैबिटेशन नहीं है, लेकिन वो पानी अगर निचले इलाकों की तरफ मूव करता है तो हैबिटेशन और जितना भी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपको बताते चलूं कि चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज चाहे चंद्रभागा हो, मरुसूदर हो, ये सारी ग्लेशियर पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। अरबों की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर अचानक से ये लैग्स टूट जाती हैं तो इन पर भी नुकसान होगा। जो हैबिटेशन नीचे रहती है तो इनको भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान होने वाला है। तो इससे बचने के लिए जो एडवाइस किया गया है, डिफरेंट स्टेजेस में काम एडवाइस किए गए हैं, वो कागजों पर ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है कि कोई कदम इसमें उठाए गए हैं। क्योंकि जो धीरे धीरे इनको चैनल देना है, रास्ता देना है, ताकि पानी धीरे धीरे खिसकता रहे और एकदम अगर छूटेगा तो नुकसान करेगा। अगर धीरे धीरे इनको ड्रेन आउट किया जाएगा इन झीलों से पानी, तो ये कहीं कहीं कम नुकसान हो सकता है। लेकिन जो दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे माहिरीन का कहना है, और जो एनडीएमए इसको मॉनिटर कर रही है तो ये सेंटर के ही तहत तो ये काम हो रहा है, लेकिन जो स्टेट की एजेंसीज हैं वो उतनी एक्टिवेटेड नजर नहीं आ रही। जी तो ये इतना संगीन और हसास मामला, हम तो देख रहे हैं रिपोर्ट्स के जरिए ये चीजें इंतजामिया के नोटिस में आ रही हैं। क्या खुद अथॉरिटीज की तरफ से किसी तरह की कोई नकलो अमल, कोई हरकत इस इलाके के अंदर हो रही है? जो हमारी लोकल से बात हुई है, क्योंकि अथॉरिटीज अभी चुप हैं इस मामले को लेकर, लेकिन वहां से इस तरह का कोई फीडबैक सामने नहीं आया है। हमने देखा था कि ये जो इलाके हैं, क्योंकि ये जो बॉर्डरिंग इलाका है किश्तवाड़ जिला का लद्दाख के साथ, तो ये ग्लेशियर जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो लेक्स बन रही हैं उसी इलाके में बन रही हैं। एक तरफ लद्दाख का एरिया ट्रांसफर पड़ता है, दूसरी तरफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का वारवन और दक्षिण वगैरह इलाके पड़ते हैं। तो वहां पर पहले तो एसेस नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को वहां पर मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोकल्स के मुताबिक अभी उस तरह की कोई मोबिलाइजेशन वहां देखने को नहीं मिल रही। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शाह हमारे साथ थे, बता रहे थे कि सूरत हाल बिल्कुल भी वैसी और उतनी अच्छी नहीं है जितना सोचा जा रहा है। अब माहिरीन की तरफ से भी इजहार तशवीश इस बात पर कि वक्त अभी भी है संभलने का। अगर नहीं हुआ, इकदामात नहीं हुए, कोशिशें नहीं हुई या पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ नहीं बढ़े, तो वो दिन दूर नहीं जब कुदरती आफात की लपेट में जम्मू कश्मीर मजीद नुकसान उठा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक और खबर जरा आपके सामने रखते चलें। कुछ ही दिन बाकी हैं और जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का पहला बजट हम सबके सामने होने जा रहा है। और ऐसे में तारीखें भी सामने आ गई हैं कि 3 तारीख से लेकर ये जो सेशन चलना है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से शुरुआत होगी, 6 साल की एक तवील मुद्दत के बाद 2018 के बाद पहला ये बजट इजलास होगा जो पीर से शुरू होने जा रहा है। और 7 मार्च को सालाना जो मिजानिया है या बजट उमर अब्दुल्ला खुद पेश करेंगे। 11 अप्रैल तक 28 दिनों तक ये कार्रवाई इस बार के पहले बजट सेशन की चल रही है। कल रात देर के जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरीट की तरफ से कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है और उस कैलेंडर के हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला हुकूमत का दूसरा अहम तरीन इजलास असेंबली का इजलास होने जा रहा है और 7 साल के वक्फे के बाद पहला बजट इजलास जम्मू के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। और ये इतला देते हुए कल इस बात की जानकारी दे दी गई और ये भी इतला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी उस समरी को मंजूर किया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि बजट इजलास को तलब किया जाए। उसके मुताबिक साल 2025-26 के लिए सालाना मीज़ानिया जो है वो 7 मार्च को पेश किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इजलास से 3 मार्च को पहले दिन ही खिताब करेंगे, जिसके बाद 2 दिन
दिन उस पर गवर्नर के एड्रेस पर रखे गए हैं और फिर 7 मार्च को वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो है वो अपना बजट, जम्मू कश्मीर हुकूमत का बजट जो है वो सामने रखने जा रहे हैं। इस बीच इस पूरे कैलेंडर को जब आप देखते हैं जो जारी कर दिया गया है, इसमें 2 दिन रखे गए हैं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, यानी जो मेंबर उनकी तरफ से करारदादें रखी गई हैं, मुख्तलिफ करारदादें रखी गई हैं, उसके लिए 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं इस रोस्टर और चार्ट के हिसाब से। टेंटेटिव कैलेंडर का लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जारी कर दिया गया है। 3 मार्च को यह इजलास शुरू होगा, 11 अप्रैल को यह इजलास खत्म होगा, 40 दिन का ये सेशन होगा, जिस दौरान ये 22 सिटिंग्स इस दौरान होंगी। बजट सेशन जो 2025-26 का है, इसका आगाज बाज़ाब्ता तौर पर मार्च 3 को होगा, जिस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी अपनी बात रखेंगे। और जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर इजलास से खिताब करेंगे, यानी एमएलए से खिताब करेंगे, जिसके बाद डिस्कशन होगा एलजी के एड्रेस पर 4 और 5 और 6 तारीख को, और उसके साथ ही 6 तारीख को वज़ीर आला जो है वो रिप्लाई करेंगे, शुक्रिया की उस तहरीक को समेटेंगे जो गवर्नर के खुतबे पर होगी, जिसके फ़ौरन बाद 7 मार्च को वज़ीर आला की तरफ से ऐवान के अंदर जो है वो बजट जारी किया जाए, बजट रखा जाएगा। और ये भी साफ किया गया कि जनरल डिस्कशन बजट पर 8 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जनरल डिस्कशन का जवाब 11 तारीख को ही बाद दोपहर देंगे, यानी 3 दिन रखे गए हैं बजट तकरीर पर बात करने के लिए, और 11 तारीख को दोबारा से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है ऐवान के अंदर खड़े होंगे और उन तमाम बातों का जवाब भी देंगे। सेक्रेटरीट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ग्रांट्स यानी मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र को मंजूर करना, उनको ऐवान के सामने वज़रा की तरफ से रखने के लिए भी चार्टर जारी कर दिया गया है। और उस शेड्यूल चार्टर के हिसाब से 12 मार्च, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 मार्च को मुख्तलिफ महकमा जात के मुतालबात ज़र को पेश किया जाएगा और ऐवान के अंदर उनकी मंजूरी 25 मार्च से कबल ही ली जाएगी। अप्रोप्रिएट बिल भी 25 मार्च से कबल ही पास किया जाएगा, ताकि ये जो 12 दिन, उसके बाद 12 दिन का वक्फा होगा बीच में, और 12 दिन के बाद दोबारा से इजलास जम्मू के अंदर जो है वो होगा। तो इस तरीके का रोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है और समरी को क्लियर किया गया है और समरी जारी कर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, जिन्होंने उस प्रपोजल और चार्ट को मंजूर किया है जो सीएम सेक्रेटरीट और असेंबली सेक्रेटरीट जो है उनकी तरफ से भेजा गया था। तो इस तरीके से बजट इजलास 3 तारीख को शुरू होगा, बजट 7 को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला इस दौरान 3 से 4 बार ऐवान के अंदर मौजूद भी रहेंगे, जो इन तमाम मुतालबात ज़र और दीगर मामलात के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। अब की बार बड़ा मुश्किल ये भी है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट खुद वज़ीर आला के पास है और वज़रा की तादाद भी हमारे पास 3-4 ही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर एमएलए मिनिस्टर्स पर है, वो स्किप नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात, वो स्किप कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अपर हाउस है नहीं, यानी जितना भी टाइम है उन्हें रोज़ा हो या ना रोज़ा हो, उन्हें असेंबली के अंदर मौजूद रहना है और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर उन्हें अपनी बात रखनी होगी। और जुम्मे का दिन होगा जब मीज़ानिया पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर असेंबली का। चलिए, असेंबली के हवाले से बात हो रही है तो असेंबली में सिर्फ बजट पर बात नहीं होगी। आप देखेंगे काफ़ी बहस मुबाहिसे की तवक्को की जा रही है, और हो भी क्यों ना, जब मुख्तलिफ अराकीन अपने अपने बेंच से उठेंगे, सवालात पूछेंगे, तो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल को तो डिस्कस किया ही जा रहा। पहला बजट तो है ही, हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन 2019 से पहले की जो सूरत हाल थी उसको भी याद दिलाने की कोशिश हो रही है। और असेंबली इजलास से कबल सियासत भी तेज हुई है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 2019 5 अगस्त के फैसलों की मुखालफत की गई है और एक करारदाद भी उनकी तरफ से पेश की गई है। एक करारदाद उनकी तरफ से लाई गई है जिस पर हो सकता है कि बहस हो, जिसमें दफ़ा 370 और 35A की बहाली का उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा और बहस मुबाहिसे की तवक्को की जा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं सज्जाद गनी लोन, जो हंदवारा से रुकने असेंबली भी हैं, जीत कर आए, और उन्होंने 370 और 35A की मनसूखी की शदीद मजम्मत की है। उनके मुताबिक करारदाद 5 अगस्त 2019 से कबल जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत की बहाली का मुतालबा करती है और सज्जाद लोन या उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता असेंबली इजलास में पेश करदा जो करारदाद है
वो मुबहम थी और इसमें 5 अगस्त 2019 के फैसलों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद नहीं किया गया था, बल्कि डायलॉग की बात की गई थी, रियासती दर्जे की बहाली की बात की गई थी। और इसके बरक्स लोन ने इस मामले पर एक नई करारदाद पेश की है। उनके मुताबिक इसमें जज्बात की, एहसासात की और जम्मू कश्मीर की अवाम की जो मांगे हैं उनको पेश करने की कोशिश उनकी जानिब से की गई है। साथ साथ सज्जाद गनी लोन ने जो करारदाद पेश की है वो करारदाद 5 अगस्त 2019 के तमाम इकदामात की सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत हो, इसकी तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं। और इससे कबल जो आईनी हैसियत की बहाली का मुतालबा एक बार फिर से वो जोर पकड़ रहा है, जो इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले इजलास के दौरान, सिर्फ पहला ही दिन था जब तमाम जो अरकान असेंबली थे वो हल्फ ले रहे थे, उसी दौरान हंगामा भी काफ़ी शुरू हो गया था। पिछले असेंबली इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इस मामले पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ है कि नर्म अल्फाज वाली करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया था कि कानून साज असेंबली खुसूसी हैसियत और आईनी ज़मानतों की अहमियत को तस्लीम करती है, जो जम्मू कश्मीर के अवाम की शनाख्त, सकाफत और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती थी और इसके यकतरफा खात्मे पर तशवीश का इजहार करती है। इस बार जब बजट भी पेश किया जाएगा उसी दौरान 370 और 35A पर जो फैसले मरकज़ ने 5 अगस्त 2019 को लिए, करारदाद के जरिए न सिर्फ बहस मुबाहिसे की तवक्को हो रही है बल्कि इन फैसलों को मुस्तरद करने का मुतालबा भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। और साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया था उसमें नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा गया कि वो नाकाफ़ी थी, इसलिए मजीद ज़रूरत काम करने की पड़ी है। लेकिन आप सब जानते हैं 3 मार्च के बाद काफ़ी हंगामे के भी आसार नज़र आ रहे हैं। जब आप ऐवान में देखेंगे सेशन की शुरुआत होगी, इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातें बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP या बाकी जो मुतलकीन हैं वो आमने सामने हो सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। मरकजी हुकूमत की मरकजी जो क़यादत है कांग्रेस की, उसने बाज़ाब्ता तौर पर नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए नए नामों का ऐलान किया गया है और कांग्रेस ने नए चेहरों के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन को जिम्मेदारी दी है और लद्दाख के अंदर भी उनको इंचार्ज मुकर्रर कर दिया है। कांग्रेस के इस हुक्म के मुताबिक जो दिल्ली से जारी हुआ है, कांग्रेस सदर की जानिब से कई नामों को मंजूरी दी गई है। इसमें बड़े चेहरे हैं जो न सिर्फ लोकसभा के अंदर बल्कि राज्यसभा के अंदर भी अब तक नुमाइंदगी करते रहे हैं। मुतद्दिद ऐसे नाम हैं जिनका एक वसी तजर्बा है और सैयद नासिर हुसैन जो इस वक्त रुकने ऐवान हैं, उनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चार्ज दिया गया है। अजय कुमार को उड़ीसा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बतौर इंचार्ज इन तमाम चेहरों को आइंदा जो आप देखेंगे जितनी भी सरगर्मियां होंगी, इंतखाबात होंगी, उसमें रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर के अंदर रही, उनको चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की इस बार जिम्मेदारी दी गई है और ये वो चेहरा है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपको इसके बाद सरगर्म नजर आएगा। भूपेश बघेल पंजाब, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन 2 सीनियर रुकन जिनको जम्मू कश्मीर, तेलंगाना में डॉक्टर मीनाक्षी को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस पार्टी की जानिब से। इस नए नोटिस के मुताबिक जो पार्टी दफ्तर से जारी हुआ है, गिरीश चंद्राकर तमिलनाडु और पुडुचेरी में और के राजू झारखंड के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से दिल्ली से और पार्टी सदर की मंजूरी के बाद जिन नामों पर मोहर लगी है, इसके अलावा एक और नाम डॉक्टर कृष्णा अलू अर्जुन जो बिहार के अंदर बतौर इंचार्ज जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन सबकी नजरें जम्मू कश्मीर पर थी, जहां सोलंकी साहब अब तक काम कर रहे थे, उससे पहले रजनी पाटिल थी, अब डॉक्टर नसीर को जिम्मेदारी दी गई। अच्छा जी, इंचार्ज 3 जगह पर को इंचार्ज को भी बदल दिया गया और कल रात देर गए AICC की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस रिलीज को जारी कर दिया गया और यह साफ कर दिया गया कि सूरत हाल क्या कुछ है। और कांग्रेस, अच्छा आप जम्मू कश्मीर के जाविये से आप देखेंगे तो कांग्रेस हाशिए पर है। सरकार में होने के बावजूद भी सरकार के अंदर कोई मौसर कदम नहीं उठाया जा रहा है उनकी तरफ से। लगातार सरकार के अंदर वो है सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। उमर नज़रअंदाज कर रहे हैं तमाम मामलात को। और इस बीच अब जब नए इंचार्ज बने हैं वो किस तरीके से मामलात को संभालेंगे, क्या कांग्रेस में नई रूप होने में कामयाब होंगे, एक बड़ा सवाल ये भी होगा। चलिए जनाब, इसके बाद जरा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात जरा तालीम की भी करते हैं। और तालीम के हवाले से हम आपको यह भी बताते चले कि आज से तालीमी नया कैलेंडर जो है वो शुरू हो गया है और छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई बहुत सारी जगहों पर। इम्तिहानात का भी सिलसिला वादी कश्मीर के अंदर आज से शुरू हो गया है। मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही आज
विंटर वेकेशंस की ब्रेक्स हायर एजुकेशन में ख़त्म हो रही है और आज ही हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चे 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में आज से शामिल हो रहे हैं। कश्मीर सूबे के अंदर 50 दिन से आला तालीमी इदारे बंद थे, कॉलेज बंद थे और आज से बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी हुक्मनामे के तहत कश्मीर सूबे के अंदर जो विंटर जोन्स हैं वहाँ पर 27 दिसंबर 2024 से 14 फरवरी के दरमियान छुट्टी का ऐलान किया गया था। जम्मू के अंदर 1 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान छुट्टी का ऐलान किया गया था और फाइनली अब ये कॉलेज जो है वो खुल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये ब्रेक पीरियड जो था इसके बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर चहल पहल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और आला इदारों के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ श्रीनगर कश्मीर सूबे के अंदर 2 लाख के करीब बच्चे आज से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात रेगुलर बोर्ड इम्तिहानात का भी हिस्सा बन रहे हैं और तमाम तर तैयारियां जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तमाम तैयारियां जो है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और दीगर महकमे जात की तरफ से कर दिए गए हैं। ताहम स्कूल जो कश्मीर सूबे के हैं विंटर जोन के अंदर वो 1 मार्च से खुलने हैं और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां अगर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल की तरफ से पहले ही कर दी गई थी क्योंकि वहाँ पर सरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया गया था और तमाम टीचर जो है वो ऑलरेडी अपने अपने जोन्स के अंदर पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार ये होगा कि मुकम्मल तौर पर स्कूल्स खुल जाएँ, मौसम का मिजाज कदरे बेहतर है और 1 तारीख से तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई भी नज़र आएंगी। चलिए एक खबर और आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से शिकायतें मौसूल हो रही थी या लोगों की तरफ से बिलखुसूस वालिदैन शिकायत कर रहे थे कि तालीमी साल का आगाज़ होने जा रहा है, नया सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन तालीमी इदारों में मुफ्त किताबों की फराहमी या जेके बोस की जानिब से जो तजवीज़ करदा किताबें वो अभी तक नहीं पहुंच रही, किताबों की कमी थी। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और कश्मीर मुसलसल बयानात भी जारी कर रहे थे, सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। इधर दूसरी तरफ अपडेट ये है कि वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की हुक्म के या हिदायत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से किताबों की फराहमी का या जो तकसीम कारी होनी है उस सिलसिले में एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है और मुख्तलिफ जोन्स के अंदर कश्मीर में किताबें फराहम होनी हैं। ये इस शेड्यूल में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं क्योंकि जब जवाब चीफ एजुकेशन ऑफिसर से या जोनल एजुकेशन ऑफिसर से लिया जाता था तो वो संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं जेके बोस पर कि उनकी जानिब से कोई ताउन या किताबों के हवाले से कोई पेशरफ ना होना पूरे तालीमी निज़ाम को या सरगर्मियों को मुतासर कर रहे हैं और आइंदा हफ्तों में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अंदर या जो जोन है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में वहाँ 15 फरवरी को यानी आज किताबों की फराहमी का सिलसिला होगा और किताबों की तकसीम मज़ीद आगे बढ़ी गई। एजुकेशन जोन कुपवाड़ा में 17 तारीख को किताबें तकसीम होंगी। बारामूला के अंदर बोर्ड के स्केड्यूल के मुताबिक 18 तारीख को इसी महीने किताबें मिलेंगी और मुतलका जो अफसरान हैं डिपार्टमेंट के बांडीपुरा जोन के अंदर उनके मुताबिक उनको 19 तारीख को ये किताबें मिलनी हैं और शोपियां जोन के अंदर किताबों की तकसीम का सिलसिला 20 फरवरी 2025 को होगा। टेक्स्ट बुक्स जो कुलगाम जोन के अंदर और पुलवामा के अंदर दी जानी है वो 21 तारीख को दी जाएंगी। श्रीनगर में भी अनंतनाग और बडगाम के साथ 22 फरवरी 2025 को किताबों की तकसीम होगी और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की पहले भी कंफर्मेशन की थी और इल्ज़ामात बोर्ड पर लगा रहे थे कि वहाँ से कोई अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यासिर क्योंकि कल जब वज़ीर तालीम साहब मीटिंग ले रहे थे तो उसमें ये बात सामने आई। चीफ एजुकेशन अफसर ने कहा कि जनाब हम तो कई बार बोर्डों के दफ्तर लगा चुके हैं लेकिन वहाँ 1 किताब 2 किताब दे रहे हैं, पूरा सेट जो चाहिए और बच्चों के लिए जो चाहिए नहीं दिया जा रहा है और कई बार हम गाड़ियाँ लेकर भी गए तब भी मामला जूं का त्यों बना रहा है। उसके बाद ही वज़ीर तालीम सकीना इत्तू साहिबा ने इस पर संजीदा नोटिस लिया और बोर्ड हुकाम को यह हुक्मनामा जारी किया कि स्कूल खुलने से कबल तमाम तर किताबें जो है वो आनी चाहिए और यही वजह है कि रात देर गए ही रोस्टर जारी कर दिया गया स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि किस दिन किस जोन को जो है वो कश्मीर सूबे के अंदर जो है वो किताबें मिल सकती है। लेट अस होप सो कि ये मीटिंग अगर और 10-15 दिन पहले हो जाती तो बच्चों को शायद इससे पहले ही किताबें हाथ में मिल सकती है। फिलहाल यहाँ पर जनाब वक्त हो गया जी एक छोटे से पढ़ते हैं जी आगे। बात जब एजुकेशन की हो रही है तो आपको बताते चले कि नायब सदर हिंद
जगदीप धनखड़ साहब का दौरा जम्मू आज होने जा रहा है और यह दौरा जम्मू भी तालीम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां उनके साथ दिखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उनके साथ दिखेंगे, क्योंकि मामला श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन का है, जहां पर जगदीप धनखड़ आज मौजूद रहेंगे। सालाना कन्वोकेशन होना है, बच्चों में असनाद आज तकसीम की जाएंगी, या जो जितने भी तलबा हैं जो इस बार फारिग हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनकी एक हौसला अफजाई भी होनी है। और ये तकरीबन 11:30 के आसपास जो अभी तक की कंफर्मेशन हो रही है कि जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है और वो जम्मू पहुंच रहे हैं, वज़ीर आला भी यहाँ मौजूद रहेंगे, लेकिन मेहमान खुसूसी की हैसियत से नायब सदर जमहूरिया जम्मू पहुंच रहे हैं। माजी में भी ये सिलसिला हमने देखा है, इस बार भी गवर्नर से होते हुए, सदर और नायब सदर से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि नायब सदर जमहूरिया आज जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं। इस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में ख़ास तौर से जो तयशुदा प्लान है, जिसके मुताबिक जिन रास्तों से उनके काफ़िले को गुजरना है, ख़ास तौर से उन एरियाज़ के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है, इंतज़ामात बढ़ा दिए गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़े मंदिर में भी आज वो बाज़ाब्ता तौर पर, यानी माता वैष्णो देवी के दरबार में भी हाज़री नायब सदर जगदीप धनखड़ लगाएंगे। इसके लिए भी तमाम तैयारियां मकामी सतह पर कर ली गई हैं और जो इंतज़ामात करने हैं उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है, मकामी इंतज़ामिया की है। उन्होंने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी है, प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाना, उसमें श्राइन बोर्ड भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो लोकल इंतज़ामिया है उसने इकदाम उठाने हैं, क्योंकि 2 इवेंट्स हो सकते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी में तय है ही, दूसरी तरफ ये भी खबर है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी वो जा सकते हैं, बाद दोपहर वहाँ पर भी उनकी हाज़िरी हो सकती है और उसके बाद दिल्ली जाने से पहले ये हाज़िरी, जिसके लिए इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर वो उस वक्त आ रहे हैं जब आप सब देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अवामी मुंतखबा हुकूमत है, बड़ी सारी तब्दीलियाँ हुई, आइनी तब्दीलियाँ हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर में वो पहले भी आए, लेकिन आज का दौरा भी काफ़ी अहम है और जो डिटेल स्केड्यूल है वो थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। मुकम्मल तौर पर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, एग्जैक्ट टाइमिंग्स, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि 11:30 के आसपास वो यूनिवर्सिटी कैंपस या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। अब सरहदी बेल्ट की तरफ रुख कर लेते हैं और साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेते हैं। आप कॉल करना शुरू करें, थोड़ी देर में आपकी कॉल्स ली जाएंगी, लेकिन तब तक अपडेट सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़े कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से खबरें आ रही हैं जहां पर बैक टू बैक फायरिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है और एक और फौज का जवान जख्मी हुआ है। ताज़ा वाक़े में बटल सेक्टर के अंदर स्नाइपर फायर में फौजी जवान शदीद जख्मी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी जो फौजी ज़रा हैं वो तस्दीक कर रहे हैं कि खारिज इम्कान इस बात को नहीं करा दिया जा सकता है कि बैट का हमला मुमकिन तौर पर हो सकता है या इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं, क्योंकि इसी हफ्ते फौज के 2 जवानों की जान चली गई पंजाब से और एक का सांबा से ताल्लुक, जिन्होंने जम्मू सूबे के अंदर आप सब जानते हैं सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में सरहदी बेल्ट में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़े में 2 फौजी जवान जो इसी हफ्ते अलग अलग मकामात पर कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे थे, वो ऑपरेशन के दौरान एक IED ब्लास्ट हुआ और अभी उस आप कह सकते हैं कि गम से बाहर निकले नहीं थे कि देर रात एक और फायरिंग का वाक़या पेश आया और तफसीलात के मुताबिक इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में फौज के एक जवान को गोली लगी है, स्नाइपर शॉट हुआ है, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिलखुसूस जो सरहदी बेल्ट है वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात है? बिल्कुल, आपसे पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी और ज़राए के हवाले से ये खबरें भी निकल कर सामने आई थी कि सिक्योरिटी इनपुट है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैंड एक्शन जैसा कोई चीज देखने को मिल सकती है, उसके बाद दरअंदाजी की कोशिशें भी हो सकती है और लगातार इस तरह की खबरें जहाँ गर्दिश कर रही थी वहाँ कल देर शाम को भी हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान के स्नाइपर से एक जवान जख्मी हुआ और लगातार इस तरह की खबरें इन इलाकों से देखने को मिल रही है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही काफी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ अर्सा से हलचल काफी देखने को मिल रही है। बिलखुसूस अगर बटरल इलाके की बात करें तो इस इलाके में काफी ज्यादा हलचल है पिछले कुछ अर्सा से लगातार, क्योंकि यहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कुछ गोला बारूद बरामद किया गया, मगर उसके बाद लगातार इस इलाके में इस तरह की हलचल देखने के बाद कल जहाँ देर शाम को भी एक किसी तरह की खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से सामने आई जहाँ पाकिस्तानी स्नाइपर से जवान जख्मी हुआ। सिर्फ ये भी बताया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर निगरानी बढ़ाई जा रही है और मुमकिन बैट के खतरों से भी
सिक्योरिटी इदारे या जो जराए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि शायद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ये दरअंदाजी की कोशिशें हैं या इसी तक महदूद हो सकती हैं, या सूरत हाल मजीद ख़राब है, इस तरफ इशारा किया जा रहा है जिसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, दोनों ममालिक के बाद जंग माहिदे के बाद हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर इन बेहतर हालात के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशें और स्मगलिंग का सिलसिला काफी पैमाने पर बढ़ते हुए देखा, जिसमें कई बार स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया, बड़ी तादाद में मुनशियात पकड़ी की, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान इनकाउंटर देखने को मिले। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इस मौसम के दौरान हर बार इस तरह देखा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश करवाई जाती है, हालांकि क्योंकि इस वक्त बर्फबारी के बाद दरअंदाजी की कोशिशें होती थी, मगर इस बार खिता के अंदर बर्फबारी का सिलसिला देखने को नहीं मिला, जिसके बाद इस मौसम के अंदर इस तरह की खबरें लगातार देखने को मिली, जहां दरअंदाजी की कोशिशें करने के लिए लगातार ये सिलसिला देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस इनपुट थे कि बैड एक्सचेंजर से भी इन इलाकों में हो सकता है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी पहले ही अलर्ट कर दी थी, चाहे जमीन से लेकर आसमान तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगाह रखी जा रही थी, जिसको देखते हुए लगातार अलर्ट इस इलाकों में जारी किया गया था। मगर उसके बावजूद भी स्नाइपर का हमला जरूर हुआ, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ अर्सा से हलचल काफी देखने को मिल गया। हालांकि 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल तुरकुंडी पर पाकिस्तान की तरफ से जंग माहिदे की खिलाफ वर्जी की बहुत खबर बहुत भी शुक्रिया सामने आई जमशीद थी। तफसीलात फराहम करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल और आसपास के इलाकों में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और नुकसान से बचने के लिए भी इकदाम साथ साथ हो रहे हैं। कॉलर्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी की बात हुई है तो एक खबर जरा आपके सामने रखते चलें, चूंकि गुज़श्ता रोज़ पुलवामा हमले की बरसी थी और दूसरी जानिब सिक्योरिटी काफ़ी सख्त नजर आई, लेकिन अब चूंकि इकदाम मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे किए गए हैं, निगरानी बढ़ाई गई है, जदीद टेक्नोलॉजी का अलग अलग मकामात पर इस्तेमाल हो रहा है, और अब जो काफिले कौमी शाहरा के ऊपर चलते हैं या आम गाड़ियाँ चलती हैं उस दौरान पाबंदी कुछ चीज़ों पर रहती है। 14 जो मुस्तकिल चौकियां हैं जहां 2400 घंटे निगरानी रहती है, कम से कम पूरे खत्ते के अंदर जम्मू सूबे में, कश्मीर सूबे में कोई इस तरह का नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस ना उठाएं, आम शहरी ना उठाएं, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अथॉरिटीज़ इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर मयारी ऑपरेटिंग जो तरीक़ाकार है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक काम होता है। और पुलवामा हमले के बाद पूरे कश्मीर सूबे में सिक्योरिटी जो सिनारियो है उसमें तब्दीली भी बड़े पैमाने पर देखने को मिली, और गुज़श्ता 6 बरसों में पुलवामा जैसा कोई अफसोसनाक वाक़या दोबारा पेश नहीं आया, जो अच्छी बात है। हमले के बाद जो SOPs हैं, तरीकाकार में तब्दीली की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले की नकलो हरकत के दौरान शहरियों की गाड़ियों को जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब सिक्योरिटी काफिले के दौरान जब मूवमेंट हो रही होती है तो शहरियों की या सिविलियन गाड़ियों को चलने की इजाज़त बहुत कम दी जाती है या नहीं होती है। इसके अलावा हाईवे पर 12 मुस्तकिल सिक्योरिटी पोस्टें हैं, हर क्रॉसिंग पर बंकर्स हैं, लिंक रोड्स पर बख्तरबंद गाड़ियाँ तैनात हैं, ड्रोन्स और UAV भी सिक्योरिटी और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं, और इसके अलावा जिप सर्च जो मेटल डिटेक्टर है उससे भी लैस बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी अलग अलग जगहों पर 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात रहते हैं। नेशनल हाईवे पर श्रीनगर जम्मू को मिलाने वाला जो इम्पोर्टेंट रास्ता है, इसके लिए जनूबी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा अजला में जहां से ये रास्ता गुजरता है, 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी होती है। शहरियों की गाड़ी किसी भी हंगामी सूरत हाल की वजह से हरकत करती है तो गाड़ी के बारे में फौरी तौर पर हाईवे पर कायम चौकियों को इतला फराहम की जाती है, लेकिन नुकसान कोई ना हो इस बात को यकीनी बनाते हुए शहरियों की गाड़ियों पर या नकलो हरकत पर पाबंदी उस वक्त रहती है जब काफिला चलता है, मूवमेंट चल रही होती है, रिस्ट्रिक्शंस उस वक्त रहती हैं, और यही नतीजा है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी इंप्रूव है। लेकिन शहरी मुश्किलात से दो चार ना हो, इस बात को यकीनी बनाने पर मुसलसल मुख्तलिफ धड़ों से आवाज़ें उठी हैं कि कभी भी उन्हें तंग तलब ना किया जाए। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे, कुछ मिनट्स हमारे पास हैं, एक एक करके आपकी बात सुनेंगे। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग भी कॉल करेंगे बहुत कम वक्त में अपनी बात रखिएगा, और अभी इस वक्त जो लोग ज्वाइन करेंगे टीवी की आवाज बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइएगा, कहाँ से? अस्सलाम। शफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुजूर। मैं सौरी पे जावेद अहमद। जी जावेद साहब, अस करो पत्मे रेत ते फोन अत कशर हवाले कशर लैंग्वेज पर्न ऑलमोस्ट हर कुछ स्कूलस में, इवन CBSE सिलेबस मगर ये GD गोइंग का श्रीनगर लाल बाजार पर्न कह।
तो डायरेक्टर एजुकेशन ताम वातन तो ये जरूर इंशाल्लाह कि यतु सब काबिल अफसर वारिया काबिल अफसर और तिमन ताम वाती शेच और तिम वुचान कि क्या ये सब्जेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज सन यह क्या शामिल नज़रअंदाज करना अकिस महदूद स्कूलस अंदर इंशाल्लाह तह कर कत इंशाल्लाह वात तिमन ताम जरूर। एक और कॉलर है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब अर्ज तुहद चैनल गुलिस्तान न्यूज़ यह वनकस चैनल योस कह बल्कि जम्मू कश्मीर तर्जुमान यूत अंदाज तो सारे अफसरों मुशरमत वन अगर तुम फुर्सत यीहो तो नमन नादार गामन को नजर दिवान ताकि सन मसले गसान हल। इंशाल्लाह सन कोशिश रोजान कि सन यम रिपोर्टर्स डिस्ट्रिक्टस मज तिम गस वातिन हर जाय कोशिश इंशाल्लाह रोजाना सन। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताएं, कहाँ से? से बताएं। चेंजेस खाता आज वो मुनशन बिजली बिल बिजली बिल चेंज खाता अच्छा चेंज युस कर तथ गस बिजली बिल क्या तम पोस भरम बिजली हिंद किन ना बिजली पोसे बरान तेल मतलब यम चेंज मतलब गरस मज बई 2 3 अहन कनेक्शन कुन तो मगर चूल अलग अलग तो वन अकिस कनेक्शन बाकी कहें मगर पोस सारी बरान अगर खर्च बिजली गसान सारी बरान इकवट यह मानी खतर बड़ दिलचस्प कत वन कि फूड एंड सप्लाई किस गाठस पे गो तोमुल नीन चेंद खतान सह वन गो अनिव बिजली बिल गर तो तिम बेसिकली यहां टैली कर यीत्या चंद तीत्या कनेक्शन कि न अगर ये ऑफिशियल ऑर्डर बह कर यह क्रॉस चेक मान नजर मन सुनी कह लेकिन यह बड़ा अहम और दिलचस्प कत अगर युथ का हुक्मनाम सरकार कोड़मुत तो अत पे करो कत कि गर तिम यमन अकोह कनेक्शन अक्सी गरस मज तिम रोजान मगर बिल तिम तमी हिसाब बना तुज कत पोज लेकिन होर अलग अलग चूल तिम अत वो मे अत बारस में ज्यादा इतला कह लेकिन तुम कर यह कत अगर करो अत क्रॉस चेक इंशाल्लाह जरूर वात हुकूमत ताम कि यह ना गोस इत पे गसन कह हालात मैशियती तौर मजबूत न वादी अंदर तो न जेमसी अंदर। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, मेरा नाम बशारत है जी। बशारत साहब जी सर, मैं गांधरबल से रहने वाला सदरबाग सरद जी। बताएं जी सर। यहाँ पर मसला है हमारा जो पीएचई का डिपार्टमेंट है सर, उनकी तरफ से बहुत ही डिले आ रहा है जी। यहाँ पर हमें सर 3 महीने पहले हमको नई सप्लाई दी गई थी पाइपलाइन जी। अब तक 3-4 महीने हो गए, उन्होंने उसको कनेक्ट नहीं किया। ड्रेनेज भी खोद के है सर, पाइपलाइन भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अब तक जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं और पीएचई का डिपार्टमेंट है वो उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वो सर वो कितना डिले कर रहे हैं, लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये कौन सा इलाका आपने कहा? सर सदराबाग सरद गांधरबल। चलिए बहुत शुक्रिया गांधरबल से कॉल करने के लिए, सरद से कॉल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की आवाज़ कानून तक की आवाज़ ज़रूर जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी जी गुड मॉर्निंग सर। पापा का लाइसेंस था वो अब तक नहीं आया, तो हमने आरटीओ में फोन किया तो वो कहते हैं अभी प्रिंट आउट नहीं आया है, उन्होंने ये नहीं भरा होगा वो नहीं भरा होगा। ना वो तो आपको टालने वाली बात है। दरअसल प्रिंट आउट किसी के पास नहीं पहुंच रहा है। पिछले 1-1.5 साल से जिन्होंने भी पास आउट की हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उनको मिल ही नहीं रहा और हमेशा ये कहा जा रहा है कि जनाब जिसको हमने आउटसोर्स किया है वो प्रिंट आउट नहीं दे रहा है। दरअसल कहानी है, और मैंने लास्ट टाइम भी ये देखा था और हमने जो आरटीओ है या फिर कमिश्नर साहब है उनकी नोटिस में इस मसले को लाया था। कुछ पेचीदगियाँ थी इसमें, लेकिन जो डाउनलोडेड कॉपी है उसको आप फिलहाल यूज़ कीजिएगा। और मुझे शायद नहीं लग रहा है कि अभी
बजट सेशन ख़त्म होने तक और उसका वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने तक किसी को भी जम्मू और श्रीनगर में ये लाइसेंस मिल पाएगी? बहुत कम मिलती है, अगर किसी को मिलती भी है बहुत कम मिलती है, ना के बराबर। और बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। और फिर ट्रैफिक अमला भी बड़ा मुतहरिक है, वो आजकल मानता भी नहीं है। जनाब ऑनलाइन चेक कर बोलते हैं, जनाब हम क्यों ऑनलाइन चेक करें? ये एक बड़ी दिक्कत इस वक्त आ रही है उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक के साथ जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट जिनका है, जो गाड़ियां चलाते हैं, और ट्रैफिक अमला अपनी मनमानी पर लगा हुआ। दरअसल गलती सरकार की है, भुगतना हम सब लोगों को पड़ रहा है। ये नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो हेलो जी, टीवी की आवाज बंद कर। मोहम्मद शफी सोनी मार पैटर्न जी जी जी। ये मीटर ठीक और स्मार्ट मीटर लगित मगर कनेक्शन वन पुरानी तारन पे नो तार त्रोक सो मोट तार मे तरह फिक्री यह यमो बिजली वालों थोमुत यह कनेक्शन त्रावन खुद मजीद लुकन तो तेल क्या तार कवर कर त्रोखा अहन मगर तम पे कनेक्शन कहीं तार वन स्टैंड लुकन मिली भगत सड़ा शुक्रिया कॉल करने। अच्छा जी, बड़ा दिलचस्प है। मैंने कहा था कि यतू साहब जो है हमारे डायरेक्टर तालीम जो है, एजुकेशन जो है, ये बड़े ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी कॉल आया और थोड़ी देर में उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड भी आया कि मैंने जिस चीज़ को नोट किया है कि कश्मीरी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती है एक जीडी गोइंका लाल बाज़ार में, ही विल लुक इनटू इट और देखा जाएगा कि आखिर यह मसला क्यों है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यतू साहब इतना क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए। यही उम्मीदें होती हैं अफसरों से कि उनकी नोटिस में जाए, रिस्पॉन्ड करें, और शायद उस भाई ने जो कॉल की थी उसका तुरंत जवाब भी आ गया। बहुत शुक्रिया यतू साहब आपका भी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, लास्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, हैदरपुरा गुलबर्ग कॉलोनी पे अर्ज कराना। अहन 15 दह गए 15 दह पे बिल्कुल आब कतर तो मोर पकान वजह पत गए और वाटर डिपार्टमेंट तक करे एप्लीकेशन तक गो वन हफ्ते खंड मगर कहीं कार्रवाई आई वन कर कहें। वजह क्या कि तुम यीत्या काल पे आब लगभग 27 दह 15 to 27 दह आब कतर योर पकान कहें। यह टेल एंडस पे कि मूजी अलग सी आब ना यह टेल एंडस पे कह तो सेंटर से पहन बाकियन गरन लगभग 30 मर 30 गरन आब चुनाव कहें। बड़ा शुक्रिया इस कॉल करने बाबत, और उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब ज़रूर ये मामला जो है वो देखेंगे। बड़ा मसला है ये पानी का, और मुझे बहुत डर है कि जितनी गर्मियाँ आएंगी, जितना हम आगे बढ़ेंगे जून जुलाई अगस्त में, शायद ये दिक्कत और बढ़ेगी। और शहर श्रीनगर का अगर ये हाल है तो गांव देहात का अल्लाह ही हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए, और उन अफसर साहिबान का भी शुक्रिया जो तुरंत लिख भी लेते हैं और एश्योर भी कर रहे हैं। एक और सर का, एक और हमारे ऑफिसर का भी जवाब आया है बिजली वाले महकमे को लेकर कि वी विल लुक इनटू इट कि आखिर क्या वजह है। तो लेट अस होप सो कि सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए। जी आसिफ, चलिए चलते चलते ज़रा वेदर अपडेट भी आपको बताना है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का दर्जा हरारत आज नॉर्मल है। बेसिक एरिया मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर श्रीनगर में 1.7, काजीगुंड 1.6, -0.9 कुपवारा में, -0.5 पहलगाम में, गांदरबल के अंदर जहां नॉर्मल 1.2। इसके अलावा बांडीपुरा में महकमा मौसमियात के दफ्तर से जानकारी मिली है 0.4, बारामूला में 1.2, पुलवामा 0.2, बडगाम के अंदर 0.6, और शोपियां जो कि आज आप कह सकते हैं सरतरीन इलाकों में से एक है जहां सबसे ज़्यादा अभी या रात के वक्त में सर्दी थी। नॉर्मल जम्मू के अंदर ज़्यादातर हिस्सों में आज धूप खिली रहेगी 10.9, और महकमा मौसमियात की भी प्रेडिक्शन है 18 तक फिलहाल कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली नहीं होगी। सांबा 8.6, कटरा 11.2, रामबन 11.7, किश्तवाड़ के अंदर 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात का कम से कम दर्जा हरारत उधमपुर में 11.9, पुंछ में 7.3, करगिल में जहां कहानी ज़रा मुख्तलिफ है मनफी है 6 के आसपास, 7 लेह में, 8 द्रास के अंदर सरतरीन मकामात में से एक। तो ये अहम तरीन मकामात थे जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का दर्जा हरारत मनफी या नॉर्मल था।
ये दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in और JK24/7 न्यूज़ के भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे। दिन भर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला आज हफ्ते के दिन जारी रहेगा।